हो रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व हमारे आपके बीच में जो चर्चा हुई वो पूर्व वैदिक युग पर थी, लेकिन इसके बाद का जो संदर्भ बनता है, चूंकि हमने देखा था कि एम विंटरनित्ज जिन्हें एक ही भाषाई समूह के लोगों के जीवन पद्धति जो उनकी क्रमिक रूप से चली थी, उसको उन्होंने दो हिस्सों में विभाजित कर रखा था। और उस विभाजन में हमने देखा था कि उस विभाजन का जो मूल कारण था, वह कारण यह था कि जिस क्रम से जिन विशेषताओं को लेकर उनका जीवन क्रम से आगे चल रहा था, एक ही भाषाई, एक ही समूह, एक ही प्रजाति के लोगों के द्वारा उनकी धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके आचार विचार, उनके व्यवहार, उनके खान पान, उनके रहन सहन की जो विधियां थी, वो एकाएक चलते चलते एक समय ऐसा आया कि उसमें बदलाव आने शुरू हो गए। और जहां से बदलाव शुरू हुआ, वहीं विद्वान एम विंटरनित्ज ने एक विभाजन लकीर खींच दी और उस लकीर से उन्होंने इसके पहले की व्यवस्था को पूर्व वैदिक युग और उसके बाद की व्यवस्था को उत्तर वैदिक युग के नाम से नामित किया। तो इसके पहले यानी इसके पूर्व की क्लास तक हम लोगों ने जो कुछ भी जाना वो इसी विभाजन रेखा के पहले हिस्से की बातें थी, यानी पूर्व वैदिक युग। अब इसके बाद में हम आर्यों के दूसरे प्रकरण को देखेंगे, दूसरे परिच्छेद को देखेंगे, जिसको एम विंटरनित्ज ने उत्तर वैदिक युग के नाम से ज्ञापित किया। उत्तर वैदिक युग के विषय में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर वैदिक युग, इसमें सबसे पहला पक्ष हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे उसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार क्यों? क्योंकि इसके पहले आर्य कौन थे, कहां से आए और किस क्षेत्र में वो अपने को स्थापित कर ले गए, यहां तक की बातें हमने पूर्व वैदिक युग में ही देख ली थी। इसके बाद क्या आर्य जहां तक स्थापित हुए थे वहीं तक रह गए कि उन्होंने अपने क्षेत्र का और आगे विस्तार भी किया? इसको हमें जानना बेहद प्रासंगिक हो जाता है। क्योंकि इसके पहले हम जो देखते हैं तो हम पाते हैं कि आर्य जो प्रारंभिक थे उसको हमको जान लेना आवश्यक होता है। क्योंकि जिसको हमने ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक युग में देखा था, हमने देखा था कि पूर्व वैदिक युग में सबसे पहले अफगानिस्तान यानी देविका प्रदेश, फिर सप्तसंधव प्रदेश अर्थात कश्मीर और पश्चिमी हिमालय, फिर उसके बाद ब्रह्मावर्त क्षेत्र अर्थात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र, तथा साथ ही इसमें मरुस्थलों का भी वर्णन हमको मिल पाया था। जो ऊपरी राजस्थान था, जिसकी पहचान हम ऊपरी राजस्थान से कर पाते हैं। अंत में गंगा का एक बार उल्लेख और यमुना के 3 बार वर्णन हमको उस परिच्छेद में हमको देखने को मिला था जहां के हिस्सों से आर्य परिचित हो चुके थे। अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी आर्यों की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता था। अतः पूर्व में गंगा, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में पश्चिमी हिमालय और दक्षिण में मरुस्थलों को पार कर अरावली श्रेणी तक ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार हमने देखा था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आते आते हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार हमने देखा कि ऋग्वेद के काल में जहां तक आर्य आ चुके थे वे आगे बढ़े
गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से आगे निकल पाते हैं या फिर वहीं तक रह गए। हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल के दौरान उनका और भी विस्तार हुआ और वे आगे बढ़े। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जिसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है, फिर पूर्वी हिमालय और विंध्याचल श्रेणी तक इनका विस्तार हुआ, जो मध्य देश के नाम से जाना जाता है। कालांतर में ये लोग और आगे बढ़े तथा सदा नीरा नदी यानी आधुनिक गंडक नदी के क्षेत्र तक ये पहुंचे। वहां तक पहुंचने के साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार उनकी सीमा पूर्व में सदा नीरा नदी से पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक विस्तारित हो चुकी थी। तो आर्यों का यह विस्तार हमको, इस भौगोलिक विस्तार हमको उत्तर वैदिक युग में दिखाई देता है। यदि उसको हम इस तरह से देखें तो नॉर्थ में साउथ, ईस्ट और वेस्ट में हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, हम उत्तर में पाते हैं कि वो हिमालय से पूर्ण परिचित हो चुके थे, हिमालय, और दक्षिण में वो अब विंध्याचल तक जा चुके थे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। पश्चिम में वो अफगानिस्तान और पूर्व में अब वो बढ़कर सदा नीरा नदी तक आ गए थे। सदा नीरा नदी यानी गंडक नदी तक का क्षेत्र की भौगोलिक सीमा इनके अंतर्गत आने लगी थी। यानी यदि देखा जाए तो पंडित राजशेखर ने इस संपूर्ण क्षेत्र को, विंध्याचल के ऊपर का जो हिस्सा था, किसने? पंडित राजशेखर ने। पंडित राजशेखर ने इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? यानी विंध्याचल के ऊपर का हिस्सा, विंध्याचल पर्वत से उत्तर का हिस्सा, उसके ऊपरी का हिस्सा को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आर्यावर्त की संज्ञा प्रदान की। किसने? पंडित राजशेखर ने प्रदान की। यानी यदि हम कहें तो जो अफगानिस्तान, सप्तसैंधव, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, बिहार, बंगाल का कुछ क्षेत्र मिलाकर यह आर्यावर्त बनता था। इस आर्यावर्त की संकल्पना यहीं से सार्थक होती थी। लेकिन अब हमें इनके अर्थात आर्यों के यहां तक पहुंचने के, आखिर आर्य अब हिमालय तक पहुंच गए, जहां हम पश्चिमी हिमालय यानी हिंदू कुश पूर्व वैदिक युग में हमने क्या देखा था कि वो पश्चिमी हिमालय यानी हिंदू कुश की कुछ चोटियों जैसे हिमवंत, मुजवंत, सरियानावत जैसी चोटियों की चर्चा हम पूर्व वैदिक युग में कर आए हैं कि जिनसे आर्य परिचित थे। वहीं अब हम देखते हैं कि इस उत्तर वैदिक काल में वो पूर्वी हिमालय से लेकर पश्चिमी हिमालय तक पूरे हिमालय की श्रृंखला से वो परिचित हो चुके थे। इसलिए उत्तर में यदि हम उनकी सीमा का आकलन करते हैं तो हम मानते हैं कि उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था तो हमने पाया था कि एक बार पर्जन्य मरुस्थलों को पार करता हुआ अरावली तक जा पहुंचा था। यानी अरावली उनकी दक्षिणी सीमा थी, और वहीं अब हमको उनकी दक्षिणी सीमा उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों के माध्यम से पता चलता है कि उनकी दक्षिणी सीमा यानी विंध्याचल पर्वत तक जा पहुंची थी। क्योंकि विंध्याचल पर्वत तक की चर्चा हमको उत्तर वैदिक साहित्य के ग्रंथों में मिलने लगती है। पूर्व में हमको अफगानिस्तान पूर्व वैदिक काल में ही दिखाई दे चुका था, और पश्चिम में तब पूर्व में वह सदा नीरा तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में हमने क्या देखा था कि पूर्व वैदिक युग में पूर्व में आर्य
गंगा नदी तक परिचित हो चुके थे, चूंकि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया था। तो पूर्व में आर्य जहां गंगा तक ही परिचित थे, यानी गंगा से अभी उनका सामना ही हुआ था, वही उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि वही आर्य विस्तार करते हुए अपना भौगोलिक विस्तार करते हुए वो सदा नीरा नदी यानी गंडक नदी के क्षेत्र तक जा पहुंचते हैं। तो इस तरह उत्तर वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था, अब हमें उनके अर्थात आर्यों के यहां तक पहुंचने के कुछ पुष्ट साक्ष्यों को जानना होगा, जिसके चलते इनका भौगोलिक विस्तार संभव हुआ। तो साक्ष्य निम्न बिंदुओं द्वारा हम उसको वर्णित कर पाते हैं। अब हमको यह माने कि उनका यह भौगोलिक विस्तार हुआ, वो यहां से यहां तक आए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक आए और पूर्व में सदानीरा से लेकर पश्चिम में वो अफगानिस्तान के क्षेत्र तक फैले। क्या सबूत है हमारे सामने? हमको प्रमाणिकता के लिए क्या चाहिए? तो हम वो किस आधार को, उन्होंने कैसे इन भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार किया होगा, यह हमारे लिए जानना बेहद प्रासंगिक हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसे कुछ चीजें थी जो हमें मिलती हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार किया। और भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार वो कैसे करते हैं? सबसे पहला विस्तार उनके करने का कारण बनता है लौह उपकरणों का उनके पास उपलब्ध हो जाना, यानी लौह उपकरणों के प्रयोग द्वारा क्षेत्र विस्तार उन्होंने किया। लौह उपकरणों के प्रयोग द्वारा क्षेत्र विस्तार किया उन्होंने, पहला था। दूसरा कारण बनता है उन्होंने जंगलों में आग लगा दी और आग लगा के उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया, यानी आग के द्वारा जंगलों को साफ कर किया गया क्षेत्र विस्तार। इसके माध्यम से भी उन्होंने अपने भौगोलिक सीमा का विस्तार किया था। एक और उदाहरण बनता है कि नदियों और पर्वतों के नामों लेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। नदियों पर्वतों के उल्लेखों द्वारा ज्ञात क्षेत्र विस्तार। और चौथा एक महत्वपूर्ण और उनके क्षेत्र विस्तार का जो आधार हम मानते हैं वह है कि राजाओं द्वारा क्षेत्र विजित करके किया गया विस्तार भी था। राजाओं द्वारा विजित कर किया गया क्षेत्र विस्तार, यानी ऐसा भी रहा कि शासकों ने युद्ध करने प्रारंभ कर दिए। वैसे तो युद्ध हमको पूर्व वैदिक युग से ही दिखाई देते हैं और उन युद्धों में एक बड़ा युद्ध हमको दशराग युद्ध मिला था और उस युद्ध का कारण भी हमको क्या दिखाई देता है कि नदी का जल था और दो ऋषियों की आपसी वैमनस्यता थी। नदी का जल कहीं न कहीं अब धीरे धीरे उस बात को स्थापित करने वाली थी कि जहां जो राजा अपने लोगों और उनके पशुधन का ही स्वामी था, भूमि की संकल्पना लोगों के अधिकार में नहीं थी, वह धीरे धीरे अब आ रही थी। कहीं न कहीं से उसका बीजारोपण हमको उस दशराग युद्ध के दूसरे कारण में दिखाई देता है। जैसे राजा जल पर भी भूमि पर भी अपना अधिकार अब जताने वाला था और वही चीज हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। तो यहां लौह उपकरणों के द्वारा क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके प्रमाण हमारे पास क्या है कि उन्होंने लोहे के माध्यम से विस्तार किया होगा। तो हम देखते हैं कि इसके उदाहरण के रूप में उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया था, जबकि पूर्व वैदिक आर्यों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था।
यदि प्रमाण के रूप में हम देखें तो हम पाते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान के गांधार वाले क्षेत्र में जो कब्र मिलती है, उन शवों के साथ में हमको लौह उपकरणों के रखे जाने के साक्ष्य हमको उत्खनन में मिले हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि उस युग में, और वह एरिया आर्यों के ही एरिया के अंतर्गत आ रहा था, आर्यों के स्थान, आर्यों के निवास के स्थल होने के साक्ष्य दे रहा था। वहां के उत्खनन में मिलने वाले शवों में, कब्रगाहों में शवों के साथ लौह उपकरणों का मिलना यह स्पष्ट करता है कि लौह लोगों के जीवन में एक महती भूमिका का निर्वहन करने लगा था। दूसरा प्रमाण हमें मिलता है कि उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अतिरंजी खेड़ा से भी लोहे के प्रमाण मिले हैं, जो उत्तर वैदिक कालीन अवधि को इंडिकेट करते हैं। और इसी अवधि में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था, ऐसा उल्लेख वाजसनेयी संहिता करती है। यानी लोहे को कृष्ण अयस और श्याम अयस कहकर कौन संबोधित करता है? तो वह करता है वाजसनेयी संहिता, इसकी चर्चा भी कर देता है। तो इस धातु के माध्यम से बनने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथियार से आर्यों ने अपना भौगोलिक विस्तार किया होगा, यह असंभव नहीं कहा जा सकता है। आग के द्वारा जंगलों को जलाकर, आग के द्वारा भी जंगलों को जलाकर आर्यों ने अपना भौगोलिक विस्तार किया, क्योंकि घने जंगलों को साफ करने के लिए यह भी एक आधार हो सकता था, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और फिर आग से आर्यों ने कुछ ऐसा विस्तार किया होगा, अपने लिए उपयुक्त भूमि तैयार की होगी, उसकी कुछ कथाएं भी हमको वैदिक साहित्य में मिल जाती है। जैसे सतपथ ब्राह्मण में एक कथा मिलती है, इसमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक कथा मिलती है, और कथा है विदथ माधव की कथा मिलती है। विदथ माधव की कथा से पता चलता है कि ये सरस्वती के आसपास रहने वाले शासक थे, और उनको अपने पुरोहित गौतम राहुगण की सहायता से उन्होंने अपने जिह्वा पर एक वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित कर लिया, और पुरोहित गौतम राहुगण के सहयोग से जब वह अग्नि उनके जिह्वा पर प्रज्वलित हो उठी, तो एक बार विदथ माधव घृत शब्द का उल्लेख करना चाह रहे थे कि तभी वह अग्नि उनके मुंह से नीचे गिर गई, और नीचे गिरने के बाद उस अग्नि ने पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया, और पूर्व की ओर वह सब कुछ जलाते हुए आगे निकल रही थी, और निकलते निकलते वह कहां तक चली गई कि कहा जाता है कि वह सब कुछ जला चुकी थी, परंतु उस वैश्वानर अग्नि ने सदा नीरा नदी को वह न जला सकी, यानी गंडक नदी को वह न जला सकी। यह एक संकेत करता है, यह कथा एक संकेत करती है कि आर्यों का विस्तार वहां तक, यानी गंडक नदी के इस पार तक हो गया था। गंडक नदी को न जला पाना, यानी सदा नीरा नदी को न जला पाना, एक संकेत कर देता है कि आर्यों का विस्तार, गंडक नदी ही उनकी पूर्वी सीमा निर्धारित हो गई, और गंडक नदी के उस पार आर्यों का किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व कायम नहीं हो पाया था। तो इस तरह से दूसरे आधार पर भी हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार में आग का भी उपयोग किया गया था। याग की यह कथा इस बात को स्पष्ट कर देती है, यानी एक संकेत कर ले जाती है। तीसरी बात आती है कि नदियों और पर्वतों के उल्लेखों के द्वारा भी यह पता चल जाता है, चूंकि उत्तर वैदिक साहित्य सतपथ ब्राह्मण में ही
इस उत्तर वैदिक साहित्य शतपथ ब्राह्मण में ही हम जब तीसरी बात देखने का प्रयास करते हैं, जब इसको हम प्रमाणों की कसौटी पर ले चलते हैं, तो हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में ही जो उत्तर वैदिक साहित्य है, हम क्या पाते हैं कि इसमें रेवा नदी की चर्चा मिलती है। रेवा नदी जिसका आधुनिक समीकरण हम नर्मदा से बैठाते हैं, नर्मदा नदी से इसको समीकृत करते हैं, इसका मेल बैठाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में हमको रेवा नदी की चर्चा मिलती है, जिसका आधुनिक समीकरण हम नर्मदा नदी के साथ करते हैं। हम पाते हैं इसमें उल्लेख मिलता है कि जो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य और इसके बहाव क्षेत्र क्या है, तो हम देखते हैं कि वो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच का एरिया वह बहती है। और इसके पहले पूर्व वैदिक काल में, उसके पहले पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था, तो आर्यों की दक्षिणी सीमा हम देखते हैं कि पर्जन्य एक बार अपने स्वरूप को धारण करके वह दक्षिण की ओर बढ़ा और उसने मरुस्थलों को पार करते हुए वह अरावली तक जा पहुंचा था। तो अरावली पूर्व वैदिक आर्यों की जो दक्षिणी सीमा थी, उसी में अब हम उत्तर वैदिक साहित्य में हम शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी की चर्चा पा जाते हैं। रेवा नदी की चर्चा का मिलना जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहने वाली नदी थी, यह स्पष्ट कर देती है कि वहां तक आर्यों की जानकारी थी, यानी आर्य वहां तक प्रसारित हो चुके थे, फैले हुए थे। तो दक्षिणी सीमा उसकी हमको इस प्रकरण से स्पष्ट होती है, यानी कि दक्षिण में आर्यों का विस्तार विंध्याचल तक जा पहुंचा था। शतपथ ब्राह्मण में ही, इसी शतपथ ब्राह्मण में ही कुछ अन्य पर्वत श्रेणियों की भी चर्चा मिलती है, जैसे हिमालय की 3 चोटियां मैनाक, त्रिकूट और कौंच की चर्चा मिलती है। इसी में शतपथ ब्राह्मण में ही हमको हिमालय की 3 चोटी की चर्चा मिलती है, मैनाक, क्रौंच और त्रिकूट की चर्चा मिलती है, जिससे यह पता चल जाता है, हम यह जान पाते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्य पूर्वी हिमालय से भी परिचित हो गए थे, जबकि पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि आर्य पश्चिमी हिमालय यानी हिंदू कुश वाले क्षेत्र से ही परिचित थे। यानी उनके पास जो उस एरिया की हिमालयी चोटियां थी, जैसे हिमवंत, मुजवंत और सरियानावत, इन चोटियों से जहां वो परिचित थे, और इन चोटियों से, पूर्वी हिमालय की चोटियों से पूर्व वैदिक आर्य परिचित नहीं थे, वहीं उत्तर वैदिक आर्य इन चोटियों से भी परिचित हो गए, जिसमें वो पूर्वी हिमालय की 3 चोटियों मैनाक, क्रौंच और त्रिकूट से उनके परिचित होने का साक्ष्य भी हमको यही ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ही दे देता है। तो शतपथ ब्राह्मण से हमको यह भी पता चल जाता है कि इस वर्णन से हम यह कह सकते हैं कि उसकी उत्तरी सीमा, यानी उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के हिमालय से आर्य परिचित हो चुके थे, यानी पूर्वी उसकी उत्तरी सीमा हिमालय निर्धारित की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर जैन अवस्था की कथा हम जब देखे थे, तो हमने देखा था कि असुर पूर्व की दिशा से आए थे, और देविका प्रदेश के साक्ष्य से स्पष्ट हो गया था कि असुरों की, आर्यों की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान का क्षेत्र थी। इस प्रकार इन तीनों ही सेगमेंट के आधार पर हम देखते हैं कि आर्यों का विस्तार, भौगोलिक विस्तार बिल्कुल निर्धारित किए गए साक्ष्यों पर पुष्ट हो पाए, सुमेल खा जाता है, बैठ जाता है। यानी यह कह दिया जाए कि आर्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में अफगानिस्तान सटीक बैठता है। तो जो इन उदाहरणों के माध्यम से, इन उदाहरणों में हम इस बात को कह पाने में बिल्कुल अपने को फिट पाते हैं, सार्थक हो जाती है बात। फिर आर्यों के, इस उत्तर वैदिक युगीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार का एक और परिप्रेक्ष्य बनता है कि आर्यों ने अपना विस्तार किया होगा, तो उसमें राजाओं की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी।
राजाओं ने भी अपने संपूर्ण कृत्यों को करने में कहीं भी कोताही नहीं बरती होगी। जो शासक, जो कबीलाई ढांचा था, अब वह टूटने के कगार पर था। यानी हम देखें तो ऋग्वैदिक कालीन समाज जो कबीलाई था, कबीले जो जन में बटे हुए थे, जन क्षेत्र या भूभाग आधारित नहीं था, बल्कि जन आधारित थे, यानी जो लोगों पर आधारित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार हुआ, वह जन और जन मिलकर जनपद का निर्माण करने लगे, जो लोगों पर आधारित न होकर क्षेत्र पर आधारित थे। यहां पर अब क्षेत्र पर अधिकार, क्षेत्र पर कब्जे करने की शुरुआत होने लगी थी। यानी यहां पर अब वह बातें नहीं रह गई थी जो पूर्व वैदिक काल में थी। यानी लोग यहां पर अब लोगों के साथ, उनके पशुधन के साथ उस भूमि पर भी अपना अधिकार बनाने का दावा करने लगे थे। वो चाह रहे थे कि अब वह भूमि के भी स्वामी रहे। उस भूमि के स्वामित्व की बात ने सबसे पहले, अगर हम यहां उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो इसका मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसके अंतर्गत सरस्वती से गंगा नदी तक का क्षेत्र आता था। इस भूभाग में कुरु और पांचाल राज्य थे, जो मध्य का क्षेत्र था, जिसको हम मध्य देश के नाम से जानते थे। यानी वो हिमालय से विंध्याचल के बीच का हिस्सा था, हिमालय से विंध्याचल के बीच का हिस्सा था, और वह ब्रह्मर्षि से इधर उत्तर दक्षिण का हिस्सा था, जिसको आगे चलकर यही उत्तर वैदिक आर्यों का केंद्र बनता है। जहां पूर्व वैदिक आर्यों का केंद्र सप्त सिंधु था, वह उत्तर वैदिक आर्यों का मूल केंद्र अब मध्य देश रहा। इस मध्य देश में दो बड़े जनपद आ चुके थे, कुरु और पांचाल। जो सरस्वती से लेकर, उसकी चर्चा हम करें तो जो सरस्वती से गंगा तक का क्षेत्र था, इसी के अंतर्गत आता था। इसी के बाद आर्य संस्कृति का विस्तार पूर्व की ओर हुआ। पूर्व में उनका विस्तार आगे चलकर काशी, कौशल और विदेह तक जा पहुंचा था। कुरु पांचाल से शुरू हुआ और पूर्व की ओर जब बढ़ा तो वह काशी, कौशल और विदेह तक जा पहुंचा। इस तरीके से पूर्व की ओर आर्यों का भौगोलिक विस्तार होता चला गया। कुरु और पांचाल की बात करें, यदि हम करना चाहें, तो उसके पहले यदि हम इस मध्य क्षेत्र में पड़ने वाले कुरु और पांचाल जनपद की बात करें, तो उसके पहले यह आवश्यक हो जाता है कि उस भौगोलिक क्षेत्र की भी चर्चा कर लें जहां से कि आर्यों का अधिकार क्षेत्र नहीं था। यानी कुरु और पांचाल की हम चर्चा करें, उसके पहले हमको अंग और मगध के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि अंग और मगध आर्य प्रभाव क्षेत्र में नहीं थे, वो आर्य प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे। तो इस तरह से यदि हमको यह जानना हो, तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे, यदि हम आर्य संस्कृति को आगे की ओर ले जाना चाहें, हम देखने का प्रयास करें, तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह देख लें कि आर्यों का जो विस्तार था, जिसमें शासकों की भूमिका चल रही थी, यानी राजाओं के द्वारा जो क्षेत्र विस्तार करके क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा था, उसमें उनकी क्या महती बलवती भूमिका चल रही थी। तो कुरु और पांचाल की बात जो मध्य देश के अंतर्गत आता था, जो इसकी भौगोलिक सीमा थी, यदि उसकी हम चर्चा करें, तो उसके पहले हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक चर्चा हम मगध और अंग पर भी कर लें। मगध और अंग जनपद की यदि हम चर्चा करें, मगध और अंग की बात हम करें, यदि मगध और अंग ये दोनों ही जनपद आर्य प्रभाव से बाहर थे। जबकि इसके पहले हमने देखा कि कुरु और पांचाल प्रमुख रूप से उत्तर वैदिक काल में ये आर्य प्रभाव में थे, और इन्होंने पूर्व की ओर जब अपना विस्तार किया, या पूर्व की ओर जब वो विस्तार कर रहे हैं पूर्व की ओर, तो यही विस्तार आगे चलकर काशी, कौशल
और विदेह तक चला जाता है, विदेह तक चला जाता है। और इस सीमा के बाद ये दोनों ही जनपद पड़ रहे थे। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था तो राजनैतिक इकाई में जो परिवार से शुरू होकर जन तक जा रही थी, यानी जन सबसे बड़ी राजनैतिक इकाई थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में हम राजनैतिक इकाई में क्या पाते हैं कि राजनैतिक इकाई एक कदम और उछल जाती है और जो परिवार से शुरू होकर जन से भी ऊपर निकल गई, जो जनपद कहलाई, जिसका निर्माण कई जनों को मिलाकर किया जा रहा था। एक से दो से अधिक, एक दो से अधिक जनपदों के मिल जाने से ही, जनों के मिल जाने से ही जनपद का निर्माण हो रहा था। तो वैसे ही कुरु, पांचाल, मगध और अंग, ये जनपद के रूप में इनकी चर्चा हमको उत्तर वैदिक साहित्य में मिलनी प्रारंभ होती है। तो जब हम कुरु पांचाल की चर्चा करें उसके पहले हमको अंग और मगध के बारे में जान लेना बेहद प्रासंगिक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। मगध के निवासियों को, यदि हम मगध की बात करें तो यहां के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। और यह कौन करता है? तो यह करता है उत्तर वैदिक ग्रंथ अथर्ववेद। अथर्ववेद मगध के निवासियों को क्या कहता है? व्रात्य शब्द से संबोधित करता है। व्रात्य शब्द से अथर्ववेद उनको संबोधित करता है, जिसका अर्थ होता है, इस व्रात्य का अर्थ क्या होता है? व्रात्य का अर्थ होता है कि प्राकृत भाषा बोलने वाले। व्रात्य का अर्थ होता था कि प्राकृत भाषा बोलने वाले इन्हें ही जो प्राकृत भाषा का उच्चारण करते थे, जो प्राकृत भाषा में अपने आचार विचार को प्रस्तुत करते थे, या जो कुछ भी उनके दैनिक जीवन की चीजें थी उसके लिए संबोधित भाषा यदि प्राकृत थी, तो ऐसे लोगों को ही वेदों में क्या कहा गया है कि इन्हें ही अनार्य कहा गया है। अनार्य भी कहा गया है। अनार्य कहा गया है। अनार्य की मूलभूत कुछ विशेषताएं थी। अनार्य की कुछ मूलभूत विशेषताएं थी, और वो विशेषताएं क्या थी कि इन अनार्यों को जिन शब्दों से संबोधित किया जाता था उनमें अनस, अकर्मण, मृगवाक और शिष्णुनोआ जैसे शब्दों का प्रयोग इनके लिए किया गया है। किसके लिए? अनार्यों के लिए। अनस का अर्थ होता था कि चिपटी नाक वाले। अकर्मण का अर्थ होता था कि वैदिक कर्मकांड न करने वाले, वैदिक कर्म न करने वाले या न मानने वाले। मृगवाक यानी प्राकृत भाषा बोलने वाले, प्राकृत भाषा बोलने वाले। और शिष्णुनोवा का अर्थ था कि लिंग पूजा करने वाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग के संदर्भ में उत्तर वैदिक काल में ऐसे तमाम सेगमेंट हमको दिखाई देते हैं। इसके साथ ही इन उत्तर वैदिक युग में इन कुरु और पांचाल की जब बात आती है, कुरु और पांचाल जनपदों की जब बात आती है, अब कुरु और पांचाल के विषय में जान लेना भी कोई गलत नहीं होगा। तो कुरु और पांचाल के संदर्भ में जो भी चीजें दिखाई देती हैं हमको उत्तर वैदिक काल में, उसमें हम क्या देखते हैं कि कुरु और पांचाल, इसमें क्या देखते हैं कि
ये वो जनपद है जो जनों को, छोटे छोटे जनों को मिलकर बन रहे हैं। क्योंकि हमने बताया पूर्व में ही कि पूर्व वैदिक युग में राजनीति की सबसे उच्चतम इकाई जन थी। वही उत्तर वैदिक काल में अब विस्तार की बातें हो रही थी, और उस विस्तार में वो सारे संगठनात्मक ढांचे टूट रहे थे और नई नई रेखाएं खींची जा रही थी, जिसमें एक जन का दूसरे जन में समाहित हो जाना आम बात थी। और वैसे ही इन जनों का दूसरे जनों में समाहित होकर एक नवीन स्वरूप ले लेना और उसकी आकार को बड़ा कर देना जनपद कहला रहा था। तो कुरु की जहां तक बात है तो भरत और पुरु, इसमें क्या हम देखते हैं कि भरत प्लस पुरु मिलकर एक नवीन जनपद को बना रहे हैं, जो किस नाम से जाना रहा है? कुरु जनपद के नाम से जाना गया। और इसमें हम क्या देखते हैं कि कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु जनपद की राजधानी प्रारंभ में आसंदीवती थी और आगे चलकर वह हस्तिनापुर हुई। यानी यहां हम देखते हैं तो इसकी राजधानी हमको क्या दिखाई देती है? राजधानी हस्तिनापुर इसकी राजधानी दिखाई देती है। कुरु जनपद की बात करें तो यहां का प्रमुख राजा उत्तर वैदिक काल में यहां का प्रमुख शासक जो मिलता है, प्रमुख शासक परीक्षित था। कौन था? परीक्षित, जो 2 यज्ञ करने वाला था। 2 यज्ञ इसने किए थे। एक तो इसने सर्प यज्ञ किया था और दूसरा इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ये 2 यज्ञ करने वाला था परीक्षित। ये दोनों ही बड़ी बातें इसके समय में दिखाई देती हैं। जन्मेजय के बाद में कुरु जनपद का अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो हुआ वह था परीक्षित के बाद में जन्मेजय हुआ। जन्मेजय यह अंतिम प्रमुख शासक हुआ। जन्मेजय के टाइम की जो महत्वपूर्ण बात थी कि उसी समय में राजधानी हस्तिनापुर में भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ के आ जाने से हस्तिनापुर बिल्कुल डैमेज हो गई, विनष्ट हो गई। और हस्तिनापुर के विनष्ट हो जाने के बाद में जन्मेजय ने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी। और वह राजधानी कहां लेकर आया? उसने राजधानी कौशांबी बनाई। इसने राजधानी कौशांबी हस्तांतरित कर दी। ये कुरु जनपद की मूल बातें थी, क्योंकि ये मूल बातें थी कुरु जनपद के विषय में। वही पांचाल की बात हम करें, पांचाल के विषय में जाने तो पांचाल जो था वो तुर्वस और क्रीवी, ये तुर्वस प्लस क्रीवी जनपद मिलकर बनते थे। जन मिलकर इन्होंने क्या किया था? पांचाल जनपद का निर्माण किया था। इसकी राजधानी की बात करें हम तो पांचाल की राजधानी प्रारंभ में इसकी राजधानी कांपिल्य थी। इसकी राजधानी प्रारंभ में और बाद में, प्रारंभ में कांपिल्य थी और बाद में इसकी राजधानी अहिछत्र बनाई गई। पांचाल के राजनीतिक संदर्भ में हम जाने तो इसका प्रमुख राजा प्रवाहन जाबाल था। प्रमुख शासक जो था, प्रमुख राजा कौन था? तो प्रमुख राजा प्रवाहन जाबाली को माना जाता है। प्रवाहन जाबाल के समय में ही इसका विस्तार हुआ। पांचाल जनपद का विस्तार हुआ। इसी के समय में क्या होता है कि प्रमुख
विस्तार होता है। और विस्तार कहां तक हुआ? विस्तार इसका काशी से लेकर इसका जो विस्तार हुआ वो काफी फैलाव लेता है, वो वरुणा से असी तक, यानी इसका विस्तार जो हुआ वो कहां तक हुआ? वरुणा से असी तक इसका विस्तार हुआ। और इस विस्तार के चलते ही ये काशी कहलाया। काशी भी इसको हम मान सकते हैं। वरुणा और असी तक इसका विस्तार होता है, जो और आगे चलकर वही काशी राज्य निर्मित हुआ। और यहां का प्रमुख शासक, इस उत्तर वैदिक काल में यहां का प्रमुख शासक कौन होता है? तो होता है विदेह। विदेह यहां का प्रमुख शासक हुए, यहां के प्रमुख शासक हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार का एक बड़ा खाका तैयार होता है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण भूमिकाएं अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई देती है। उसमें पहली भूमिका जो थी वो हम देखते हैं कि उसमें पहली भूमिका लौह उपकरणों के द्वारा दिखाई देती है। लोहे ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार किया। फिर दूसरी भूमिका में हम देखते हैं कि आर्यों ने आग का भी अनुप्रयोग किया। अपने भौगोलिक विस्तार को, क्षेत्र विस्तार के लिए उन्होंने आग का भी भरपूर इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से भी उस क्षेत्र का विस्तार किया गया। फिर नदियों और पर्वतों के नामोल्लेखों से भी स्पष्ट हो जाता है कि हां, आर्य सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पूर्व की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में और अधिक हुआ। और इसके बाद में हम देखते हैं कि एक चौथी बड़ी बात आती है कि राजाओं में भी अब भूमि या क्षेत्र को पा लेने की लालसा बढ़ने लगती है, जिससे भी आर्यजनों का विस्तार हुआ, आर्य भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार कुल मिलाजुला के हम देखते हैं कि आर्य संस्कृति अपने विस्तार के क्रम को क्रमशः लेते हुए आगे निकलती चली गई। इसके बाद की बातों को हम ध्यान से देखें तो हमको स्पष्टतः अब हम अगले सेगमेंट पर जाते हैं, पहुंचते हैं अपने, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्यों का यह भौगोलिक विस्तार, तो उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार हुआ। और इस भौगोलिक विस्तार के चलते उनमें और भी किस किस क्षेत्रों में बदलाव हमको देखने को मिला। तो और भी क्षेत्रों में बदलाव ऐसा नहीं रहा कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा या उसी संदर्भ में हम देखें तो उत्तर वैदिक काल के भी उन्हीं सारी सेगमेंटों को हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति पर भी एक छोटी सी चर्चा हम जरूर करेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वह आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन जाता है। आर्ट एंड कल्चर में उसका अध्ययन आपने किया होगा, लेकिन फिर भी हम उसको यूं ही जाया नहीं करेंगे। थोड़ी सी चर्चा जैसे हमने पूर्व वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन पर की थी, वैसे ही एक छोटी सी चर्चा हम इस विषय पर भी जरूर करेंगे। तो उत्तर वैदिक युग में हम क्या देखते हैं कि आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा रहा। तो राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसको भी हमको जानना है। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात हम करें, राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी, ऐसा नहीं था कि उत्तर वैदिक काल में भी राजनीतिक व्यवस्था वैसी ही चलती रही। नहीं, उत्तर वैदिक काल में बड़े पैमाने पर हमको राजनीतिक सिस्टम में बदलाव देखने को मिलता है, और बदलाव के कई कारण भी थे ऐसा, और वह बदलाव किस प्रकार से हुआ उसको भी हम क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पहली बात तो पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि जहां छोटे छोटे जन थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में अब छोटे छोटे जन नहीं रह रहे थे, क्योंकि जन आपस में भी लड़कर बड़े बड़े जनपदों का रूप ले लिया था। अब राजा कबीले या जन का शासक न होकर क्षेत्र या भूमि का शासक होने लगा था। राजा का पद अब
अधिक अस्थायी और कुछ अपवादों को छोड़कर वंशानुगत हो गया था। राजत्व में दैवी सिद्धांत का उदय हो रहा था। प्रशासनिक व्यवस्था में निश्चित पद्धति स्थापित हुई। राज्य संचालन के लिए नियमित टैक्स, जहां हम पूर्व वैदिक काल की हम राजनीतिक टैक्सेशन में, हम कर व्यवस्था में हमने देखा था कि उसमें राजा को स्वेच्छया बलि के रूप में कुछ दे दिया जाता था, वह भी कंपलसरी टैक्स नहीं था। वहां की जनता या उस जन के लोग, जिस कबीले का वह मुखिया होता था, उस कबीले या उस जन के लोग राजा को कुछ स्वेच्छया बलि के नाम से कुछ दे दिया करते थे, जिसको उपहार भी कहा जा सकता था। कुछ विद्वानों ने उसको आय का 1/6वां हिस्सा स्वीकार किया था, वो राजा को स्वेच्छया दे दिया जाता था। तो ऐसा अब नहीं था। अब बलि, भाग और शुल्क जैसे नियमित कर उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलते हैं। तो यह भी एक बड़ा बदलाव था कि राजा को अब नियमित कर मिलने लगा था, मतलब टैक्स के निर्धारण की बात आ चुकी थी। आर्यों द्वारा नए नए प्रदेशों को जीतकर नवीन राज्य स्थापित किए गए थे। साम्राज्य की लिप्सा उत्तर वैदिक युग में जन के शासकों की बिल्कुल प्रस्फुटित हो पड़ी थी। अब वो अधिक से अधिक जनों को जीतकर अपने भौगोलिक सीमा का विस्तार कर लेना चाहते थे, वह शांत रहना नहीं चाहते थे। राजा की शक्ति और महत्ता में उत्तरोत्तर अब वृद्धि हो रही थी। राज्याधिकार के चलते राजनीतिक संस्थाओं, क्योंकि जब राजा के अधिकार में वृद्धि हुई, उसके अधिकार बढ़ने लगे, तो राजनीतिक संस्थाओं को धीरे धीरे करके उनकी शक्तियों को निचोड़ा गया, खींचा गया और उनके अधिकारों में कमी आने लगी। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में हम विदथ जैसी संस्था और गण जैसी संस्था का कोई अस्तित्व हमको दिखाई नहीं देता है। और दूसरी ओर सभा और समिति को बिल्कुल पंगु बनाकर देखने को मिलती है कि जैसे वो पंगु हो गई थी। इसीलिए अथर्ववेद उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कह देता है। यानी राजा का अधिकार, राजा की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी और उस वृद्धि के चलते राजनीतिक संस्थाएं दब रही थी। विदथ और गण का तो अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था और सभा और समिति बनी तो रही, लेकिन बिल्कुल शक्तिहीन की तरह रही। तो ऐसी स्थिति में ऐसे तमाम राजनीतिक बदलाव हमको इस उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यदि उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व वैदिक युग की अपेक्षा बड़े बदलाव परिलक्षित जो हो रहे थे, इस काल के राजनीतिक संगठन को सटीक तौर पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं। हमको समझने के लिए उसके राजनीतिक संगठन को यदि जानना हो, राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो इसको यदि हमको जानना चाहे हम, तो हम कुछ सेगमेंट के माध्यम से, कुछ शीर्षकों के माध्यम से उसको जान पा सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण पक्ष था जो जाना जाता है, वो थी राजनीतिक इकाई। राजनीतिक इकाई इसकी क्या थी। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि राजा की क्या कंडीशन थी, राजा की सिचुएशन को भी हमको जानना होता है। राजा क्या था, राजा अभी वैसे ही था कि राजा में कुछ और बदलाव आया था। फिर राज्य को, इस राजा को राज्य संचालन में सपोर्ट करने के लिए पदाधिकारियों की क्या व्यवस्था थी। यानी पदाधिकारी कैसे थे, ताकतवर थे या कमजोर थे या जो कुछ भी रहे। और इसके बाद में संस्थाएं बची रही कि चली गई, संस्थाएं और उसके बाद में न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था। इतनी चीजों को जान लेना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। अब जहां तक बात आती है इसके पक्षों को जानने की, तो हम देखते हैं कि राजनीतिक इकाई में बहुत कुछ बदलाव नहीं दिखाई देता है। जहां पूर्व वैदिक युग में राजनीतिक इकाई हमारी शुरू हो रही थी कि परिवार से, और कई परिवारों को मिलाकर एक कुल होता था, और कई कुलों को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था, और कई ग्रामों के निर्माण से एक विष का निर्माण किया जाता था, और उसी प्रकार कई विषों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। तो ऐसे ही एक क्रम और आगे बढ़ गया था कि कई जनों को मिलाकर जनपद का निर्माण होने लगा था। तो
इस तरह से राजनीतिक इकाई जो हम देखते हैं उसमें जनपद की बात आ जाती है। जनपद सबसे उच्च इकाई थी, इसके नीचे जन, जन के नीचे की जो बात थी तो वो विश, विश के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल और कुल के नीचे परिवार था। परिवार यानी राजनीतिक इकाइयों का क्रम यही रहा। जो उत्तर वैदिक, जो पूर्व वैदिक काल में जन तक रहा, वही अब जन प्लस जन मिलकर जनपद का निर्माण कर रहे थे। यहां जनपद का जो मुखिया था, जनपद का जो मुखिया था वह राजा या राजन था। भूपति भी इसको कहा गया, यानी जो जनपद थी यह राजा या फिर भूपति, भूपति जैसे शब्दों का संबोधन किया जाने लगा। यह जनस्य गोपा था, जनस्य गोपा, गोपा विशपति, विशपति ग्रामणी, ग्रामणी कुलप, कुलप और परिवार का मुखिया गृहपति था, गृहपति था। ये मुखियाओं की सूची थी। इस तरह से राजनीतिक इकाई में हमको बहुत कुछ बदलाव देखा जा रहा है। जनपदों का जो निर्माण हो रहा था, जनपदों के निर्माण में, इसके जनपदों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, इसके निर्माण की प्रक्रिया में, निर्माण में हम क्या देखते हैं कि निर्माण में जन प्लस जन मिलकर क्या बना रहे थे, जनपद का निर्माण कर रहे थे। जनपद का निर्माण हो रहा था। इस तरीके से जनपदों की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल में हमको उसी तरह से कुरु, पांचाल, कैकय जैसे जनपदों की चर्चा मिली, जिसके संदर्भ में अभी पूर्व में हमने अपनी बात समझने का प्रयास किया था। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि राजा की क्या सिचुएशन थी। तो राजा के संदर्भ में हमको जानने के लिए तीन पक्ष आते हैं। एक तो राजा को हमको किस दृष्टिकोण से जानना है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की जो भूमिका थी, राजनीतिक भूमिका में वह क्या अपने को साबित कर पा रहा था। तो उसमें हम उसके निर्वाचन की बात करते हैं। निर्वाचन या चुनाव या चयन की बात समझ लीजिए। राजा कैसे स्थापित किया जा रहा था और इसके बाद में उसकी ताकत क्या थी, यानी उसकी शक्तियां। और फिर तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष था कि उसकी उपाधियां। वह कैसी उपाधियों को धारण कर रहा था राजा। तो राजा के निर्वाचन के संदर्भ में यदि हम देखें निर्वाचन, तो हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हम जो देखते हैं राजा के निर्वाचन के संदर्भ में जो कुछ भी साक्ष्य मिलता है, तो पता चलता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथा मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण एक कथा इसमें मिलती है, और वह कथा क्या है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में देवता पराजित हुए और दानव विजयी हो गए। देवताओं के पराजित होने के बाद, दानवों के जीत लेने के बाद कारण का पता लगाया जाने लगा। उस पर जब चिंतन किया गया, विचार किया जाने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दानव कैसे जीत गए, देवता क्यों हार गए। तो पता चला कि देवताओं का कोई राजा नहीं था और दानवों के पास में उनकी सेना को नियंत्रित करने वाला राजा था, जिसकी वजह से दानव जीत गए थे और देवता पराजित हो गए थे। बस इसी चिंतन के बाद में देवताओं ने इंद्र को अपना राजा चुना, नियुक्त किया, यानी राजा के निर्वाचन की बात आई। यहां इस ऐतरेय ब्राह्मण साक्ष्य से राजा के चयन का साक्ष्य मिला कि राजा का निर्वाचन किया जा रहा था, राजा का चुनाव किया जा रहा था। यही चीज जिससे यह पता चल सका था कि प्रारंभ में राजा का चुनाव, और ये दैवी प्रक्रिया से यदि इसको हम नीचे उतारकर जनपदों की क्रिया में ले आए, तो हमने देखा कि पूर्व वैदिक युग में राजा का चयन किया जा रहा था, चुना जा रहा था
राजा वंशानुगत कुछ अंशों को छोड़कर उसका चुनाव किया जा रहा था। आगे चलकर यह चुनाव जनप्रतिनिधियों द्वारा होने लगा, जो अब औपचारिकता मात्र रह गया था। यानी उत्तर वैदिक काल में आते आते यह मात्र और मात्र औपचारिकता तक ही रह गया था। यानी राजा यहां से वंशानुगत होने लगा। उत्तर वैदिक काल से राजा वंशानुगत होने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि उसका पद वंशानुगत जब हुआ तो उसकी शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। यानी उसके निर्वाचन के बाद उसकी शक्ति की जब बात आई तो हमने देखा कि राजा जब चयन के बाद में, जहां वह प्रारंभ में जनता के द्वारा चुना गया, फिर उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया और उसके बाद वह वंशानुगत होने लगा। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जब वह वंशानुगत हो गया, उसको किसी के चयन की जरूरत नहीं रही, उसमें सभा और समिति के इंटरफेयर की कोई जरूरत नहीं रह गई, तब राजा में असीमित शक्तियां धीरे धीरे आने लगी। यानी यह टकराव, राजा का टकराव जो दिखाई दे रहा है हमको वहीं से दिखाई दे रहा है जो दशरथ युद्ध के एक कारणों में से महत्वपूर्ण कारण था कि राजा सुदास ने अपने पुरोहित को हटा दिया था। उन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया, जबकि ऐसा सिद्धांत और व्यवहार में उसके पूर्व नहीं होता था, लेकिन सातवें मंडल से उसके साक्ष्य को मिलने लगे थे। यानी राजा धीरे धीरे वहां से ताकतवर होना प्रारंभ हो रहा था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूरी तरीके से ताकतवर हो चुका था। यानी यहां उसकी शक्तियों की बात आती है। जब हम उसकी शक्तियों के संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि राजा जो कबीलों या जनों के आपस में मिलकर बने हुए जनपद का प्रमुख हो रहा था, अब ये जन अथवा कबीले लोगों पर आधारित नहीं थे, बल्कि क्षेत्र या भूभाग पर आधारित होने लगे थे। भूभाग आधारित होने के कारण राजा अब भूपति कहा जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वह जनस्य गोपा या जनपति या गोपति नहीं रह गया था, वह अब भूपति भी कहा जा रहा था। ऐसी स्थिति में जो हम देखते हैं कि जब वह भूपति कहा जाने लगा था तो क्षेत्र विजित करने के लिए युद्ध होने लगे, और इसी समय से क्षेत्र के विस्तार के लिए, अपनी सीमा को और बढ़ाने के लिए अब युद्ध प्रारंभ हो चुके थे। युद्ध बारंबार हो रहे थे और इन युद्धों के चलते जनजातीय ढांचा टूटने लगा था और क्षेत्रीय राज्य उदित होने लगे थे, जो जनपद कहे गए। अथर्ववेद में राजा को राष्ट्र या क्षेत्र का स्वामी बताया गया है। क्षेत्र विस्तार होने के साथ राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई, और वह अब जब उसके अधिकारों में वृद्धि हो रही थी तो वह अदंड कहा गया। अदंड कहा जा रहा था, यानी वह दंड के परे था। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दांडिक सिस्टम लागू नहीं हो रहा था। यह उसकी ताकत की ही हनक थी। यानी जब वह दंड से परे मान लिया गया, तब प्रजा से नियमित कर भी अब वह वसूलने का अधिकारी हो गया था। यानी इसी टाइम से उसकी शक्तियों में जब वृद्धि हुई, जब वह स्वतः अदंडेय हो गया, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत दिखाई देने लगे, तो राजा प्रजा से अब टैक्स लेने का अधिकारी हो गया। और इसीलिए उत्तर वैदिक काल से ही हमको बलि, यानी यहां से हमको जो करों की बात मिलती है तो उसमें हमको बलि, शुल्क और भाग जैसे करों के साक्ष्य मिलने लगते हैं, जो राजा निर्धारित रूप से, नियमित रूप से, कंपल्सरी टैक्स के रूप में जनता से लेने लगा था। यह उसकी शक्तियों की हनक को ही दर्शाता है। फिर उसके बाद में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब वह इन चीजों को लेने लगा तो राजनीतिक सत्ताओं की परंपरा का अभ्युदय तथा विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान भी अब वह कर रहा था। यानी जब उसकी उपाधियों की बात पर आ रही बात, जब उसकी राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक हनक उसकी बढ़ी, तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहा था, विभिन्न प्रकार की वह उपाधियां धारण करने लगा। और इस तरीके से जब वह पूरी तरीके से अपने को स्थापित कर ले गया, जब उसकी उत्तरोत्तर प्रगति का परिचय वो सब चीजें देने लगी, तो राज्य की सीमाओं के साथ ही उसके अधिकार बढ़ते जा रहे थे
और साथ ही वह अपनी उपाधियां यानी पदवियों को भी वह धारण कर रहा था। ऐसी पदवियों में हम उत्तर वैदिक साहित्य में क्या देखते हैं कि राजा जो था, राजा यह मध्य क्षेत्र में था। यह राज्य देश का जो ऋग्वेद के काल में या उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था, उस भौगोलिक विस्तार के मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र का जो शासक होता था वह राजा कहला रहा था। और वहीं पश्चिम में और पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में भी, यानी हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत की ओर, सदा नीरा से लेकर अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और जो गंगा यमुना यानी हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा जो मध्य देश था, जो मध्य भाग था, जो राजनीति की सत्ता का केंद्र था, वहां शासन करने वाला व्यक्ति राजा कहलाया जा रहा था। वहीं पूर्व की ओर शासन करने वाला, पूर्व में जो शासन करता था शासक, वह सम्राट था, सम्राट कहा जा रहा था। पश्चिम में जो शासन करता था शासक, वह स्वराट कह रहा था, स्वराट कहलाया जा रहा था। इसको स्वराट, पूर्व के शासक को सम्राट, मध्य के भाग के शासक को राजा, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज, ये शासकों ने अपनी उपाधियां धारण करनी प्रारंभ कर दी थी। ऐसे उत्तर वैदिक साहित्यों में इन सारे साक्ष्यों का भरपूर वर्णन मिलता है। यह उत्तर का जो विराट था, उत्तर का विराट पुरुष मेध यज्ञ करता था। यह पुरुष मेध यज्ञ करने का अधिकारी था, यज्ञ करता था, पुरुष मेध यज्ञ करने का वह अधिकारी था। वहीं दक्षिण में जो शासक था, जो भोज कहला रहा था, वह सर्वमेध यज्ञ करता था, सर्वमेध यज्ञ करने वाला शासक था, यह सर्वमेध यज्ञ करता था। पूर्व में जो शासन कर रहा था सम्राट वाजपेय यज्ञ करता था। यह जो यज्ञ करता था वह वाजपेय यज्ञ करने वाला होता था। वहीं पूर्व की ओर स्वराट जहां शासन करता था तो स्वराट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। यह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। वाजपेय यज्ञ की जो मूलभूत बातें थी उससे पता चलता है कि इसमें रथ दौड़ के नाम से यह चर्चित था। इसमें रथों को दौड़ाया जाता था, जिनमें सबसे अग्रिम पंक्ति में राजा का रथ हुआ करता था। उसके पीछे अन्य शासकों के रथ, अन्य छोटे राजाओं के रथ होते थे। सभी रथों के आगे यह आयोजन 17 दिनों तक चलता था। 17 दिन चलता था। यह रथ दौड़ था, रथ दौड़ के नाम से भी जाना जाता था, नाम से भी परिचर्चित था। और इस रथ दौड़ में राजा का रथ सबसे आगे रहा करता था। वहीं दूसरी ओर यह जो मध्य भाग का राजा था, यह राजसूय यज्ञ करता था। यहां का शासक राजसूय यज्ञ का आयोजन यह करता था। यह राजसूय यज्ञ का आयोजन करता था। राजसूय यज्ञ की जो विशेषता थी कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार इसमें होता था। और राज्याभिषेक में, इसमें जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था उसी समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। इसमें राजा को 17 प्रकार के जलों से स्नान कराया जाता था। 17 प्रकार के जलों से राजा को स्नान कराया जाता था। और इसके साथ ही यह आयोजन, जहां वाजपेय यज्ञ का आयोजन 17 दिन चलता था, वहां यह आयोजन 2 दिन चलता था। इसकी मूलभूत बातें थी कि इसमें राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर यह किया जाता था। यह आयोजन 2 दिन चलता था। इसमें राजा को 17 विभिन्न प्रकार के जलों से स्नान कराया जाता था। तो ये मूलभूत बातें राजसूय यज्ञ की रही। अश्वमेध यज्ञ जो पश्चिम में किए जाते थे और वहां के शासक अपनी उपाधियां जो लेते थे वो स्वराट की उपाधि थी। और इस अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को छोड़ा जाता था जो 1 वर्ष तक
वह विचरण करता था निर्बाध गति से, उसको किसी को रोकने की आज्ञा नहीं थी। जो कोई रोकता था तो इस स्वराट से उसको युद्ध करना होता था, और जिस भी एरिया से यह अश्व गुजरता था वह भूमि इस स्वराट के अधीन मानी जाती थी। तो इस तरह से राजाओं ने अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की उपाधियां भी धारण की। यानी उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण के शासक भोज कहलाते थे, पूर्व का शासक सम्राट, पश्चिम का स्वराट, और मध्य भाग का शासक जो होता था वह राजा कहलाता था। और जो चारों दिशाओं में शासन करता था, जिसका शासन चारों दिशाओं में होता था, वह एक राट कहलाता था, एक राट कहलाता था। चारों दिशाओं का शासक, ये चारों दिशाओं का शासक क्या होता था, वह एक राट कहलाता था। ऐसा एक भी उदाहरण उत्तर वैदिक साहित्य में, पूर्व वैदिक साहित्य में नहीं दिखाई देता है, बल्कि ऐसा एक उदाहरण हमको बुद्ध के उत्तरवर्ती काल में दिखाई देता है, जो महापद्मनंद ने धारण कर रखा था। यानी महापद्मनंद के कार्यकाल में महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण कर रखी थी। तो ये उस समय के शासक के महत्वपूर्ण सेगमेंट रहे। इनके बाद के संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम राजाओं के पदाधिकारियों की बात करते हैं। राजाओं की जो उत्तर वैदिक साहित्य में हमको इस निर्वाचन के बाद जो पदाधिकारियों की चर्चा मिलती है, उनमें दो तरह के पदाधिकारी थे। एक तो वे पदाधिकारी थे जो राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनको उत्तर वैदिक साहित्य में रत्निन कहा गया है। यानी पदाधिकारियों की हम बात करें तो दो तरह के पदाधिकारी थे। एक तो जो महत्वपूर्ण थे, और एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था जिनमें इनको रत्निन कहा गया, रत्निन के नाम से संबोधित किया गया। और ये अन्य उच्च अधिकारी थे, अन्य उच्च अधिकारी, जिनके माध्यम से राजा को सपोर्ट किया जाता था और राजनीतिक संस्थाओं को बखूबी एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक रत्निनों की चर्चा करें तो ये उच्च कुलीन लोग थे, उच्च कुलीन लोग थे। ये कानों में रत्न धारण करते थे, यानी ये रत्न धारण करने वाले थे, इनकी संख्या जहां तक मिलती है, ये राज्य के मुख्य अधिकारी थे। ये राज्य के मुख्य अधिकारी थे, अधिकारी होते थे। रत्निनों की संख्या की जब बात हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्निनों की चर्चा मिलती है। 12 रत्निनों की चर्चा मिलती है। सर्वाधिक चर्चा इसी ग्रंथ में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही सर्वाधिक रत्निनों की चर्चा मिलती है। इसमें सेनानी, पुरोहित, युवराज, सेनानी, पुरोहित, युवराज, राजमहिषी, ये वे थे जो कहीं न कहीं से राज परिवार से भी कुछ इसमें जुड़े हुए थे। और सूत ग्रामीणी छत्ता, सूत ग्रामीणी छत्ता, सेनानी कौन था, पुरोहित कौन था, युवराज कौन था, महिषी कौन थी, छत्ता कौन था। सेनानी के संदर्भ में पता चलता है कि यह राजा का प्रमुख रत्निन था, राजा के मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। क्योंकि इस युग में उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति में, पॉलिटिकल लाइफ में जो देखने को मिलता है तो पता चलता है कि उस समय क्षेत्र की मांग बढ़ चुकी थी। राजा अब लोगों या कबीलों का ही शासक नहीं रह गया था, अब वह गोपति या गोपतस्य से आगे बढ़कर वह क्षेत्रपति और भूमिपति भी हो चुका था। यानी वह आगे की चीजों को और भी अपने अधीन ले लेना चाहता था। इसके बाद में हम देखते हैं इन्हीं में आगे संग्रहिता, भागदूग,
भागदूध, भागदूध, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्त। अक्षवाप, पालागल और गोविकर्त। गोविकर्त, ये कुल रत्निनों की संख्या मिलती है। 12। सेनानी जो था यह राजा का प्रमुख था, राजा का प्रमुख रत्निन था। यह सेना का प्रमुख था, सेना प्रमुख था, क्योंकि उस समय राज्य की भौगोलिक सीमा के विस्तार के लिए अब यह महत्वपूर्ण था, यह राजा के लिए युद्ध करता था। दूसरी ओर पुरोहित यह राजा का मित्र था और राजा की युद्धों में विजय की कामना करता था और राजा का धार्मिक कार्यों का संपादक था और राजा का प्रमुख सलाहकार था। इसीलिए इसको राष्ट्रगोप भी कहा गया है, राष्ट्रगोप भी इसको कहा गया है। युवराज यह भविष्य का शासक था, यानी यह राजकुमार था, राजवंश का कुमार था और यह भविष्य का शासक था, भविष्य का शासक होता था, जिसलिए इसको प्रारंभ से ही एक प्रशिक्षित करने के लिए इसको रत्निनों की श्रेणी में डाल दिया जाता था। यह राजा की अग्रमहिषी थी, यह अग्रमहिषी थी। सूत राजा का सारथी था। ग्रामणी गांव का मुखिया था, मुखिया होता था। छत्ता जो था यह मूल रूप से जो देखा जाता है कि यह राजा का प्रतिहारी था या राजा के महल का प्रतिहारी था। राजा के महल में प्रवेश करने वाला यह प्रतिहारी था। प्रतिहारी यह राजमहल का, जिसमें राजा रहा करता था, प्रतिहारी था। छत्ता संग्रहिता यह कर वसूल करने वाला प्रमुख, कर वसूल करने का प्रमुख अधिकारी था, संग्रहिता। भागदूत जो था यह यह भी कर एकत्र करता था, कर एकत्र करने वाला था, यानी यह प्रमुख अधिकारी था, यानी यह कोषाध्यक्ष था, यानी इसको वित्त मंत्री भी आज के दृष्टि में हम कह सकते हैं। अक्षवाप की जो बात थी, तो अक्षवाप द्यूत क्रीड़ा में राजा के साथ में, राजा का द्यूत क्रीड़ा में राजा का सहयोगी था। राजा के साथ, राजा के मनोरंजन के लिए अक्षवाप नामक अधिकारी नामित किया गया था, जो राजा को उसके मनोरंजन का माध्यम बनता था और राजा इसी के साथ अपना मनोरंजन करता था। जो पालागल था यह राजा का विदूषक था, राजा का महत्वपूर्ण व्यक्ति था, राजा की संपूर्ण चीजों को पूरी निगरानी करना है, राजा का मित्र था। कहीं कहीं यह पता चलता है कि यह राज्य के वन क्षेत्र का भी अधिकारी था, पालागल। गोविकर्त की बात है तो गोविकर्त शिकार के समय, जब राजा कभी भी शिकार के लिए निकलता था तो राजा के साथ यही महत्वपूर्ण रूप से उसके एकदम साथ लगा होता था गोविकर्त। तो इस तरह से राज्य के महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे, यानी रत्निन, ये रत्निन जो थे ये उच्च कुल के लोग थे, रत्न धारण करते थे, कान में रत्न धारण करते थे और राज्य के मुख्य अधिकारी यही थे। इनके साथ ही स्थपति, तक्षण और बढ़ई, स्थपति, तक्षण, तक्षक और कुंचिक, ये अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी थे। स्थपति जो था वह मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश होता था। इस तरीके से उसके पदाधिकारियों की जो संस्थाएं, जो सिस्टम था, राज्य के पदाधिकारियों के विषय में जो कुछ भी जानकारी थी वह उत्तर वैदिक काल में यह महत्वपूर्ण रही है। इसमें इन रत्निनों पर बहुत सारे प्रश्न सदैव से बनते रहे हैं।
इनमें कमीशन जब भी प्रश्न बनाता है तो उनके विषय में पूछकर और उनके विभाग के विषय में विद्यार्थी से जानने का प्रश्न करता है कि वह किस मतलब कि विद्यार्थी यह बताए कि भाग दूध किस विभाग का प्रमुख था। इस तरीके से उन्हीं में उलटफेर करके वह विद्यार्थी से बहुत सी चीजों को जानने का प्रयास करता है। संस्थाओं की बात करें हम तो उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा राजनीतिक संस्थाओं में भी बदलाव हुआ। जहां पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि विदत सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, उस विदत का उत्तर वैदिक काल में नामो निशान नहीं रहा और अब दो ही महत्वपूर्ण संस्था सभा और समिति की का ही अस्तित्व शेष बचा। बाकी संस्थाओं विदत और गण या परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा और समिति में भी अब वह कुवत नहीं रह गई जो पूर्व वैदिक काल में थी कि वह राजा को अपने नियंत्रण में रखती थी, राज्य के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थी। सभा और समिति में जहां महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी वह चीजें अब नहीं रही। धीरे धीरे राजा की शक्ति का विकास हुआ, राजा अपनी शक्ति के सामर्थ्य में आगे आया, जिसकी वजह से सभा और समिति धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होती चली गई। जहां यह नैरिष्ठा थी उसमें भी समिति सभा की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में राज्य संस्था हो गई थी, जो आगे चलकर सभा अपने चयनित व्यक्तियों के आधार पर नहीं टिक सकी और यह भी कहीं न कहीं राजा की मोहताज होने लगी। सभा समिति में भी वही चीजें हमको देखने को मिलती है। जहां तक इन सभी बातों की बात में देखते हैं तो आगे चलकर धीरे धीरे सभा और समिति की महत्ता कमजोर होने लगी। अथर्ववेद में यही कारण था कि जब इनकी महत्ताएं कमजोर हुई तो अथर्ववेद इन दोनों ही संस्थाओं को, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित करता है, पुत्रियां कहता है। इस प्रकार कंक्लूजनात्मक तरीके से, एक निष्कर्षात्मक तरीके से हम देख पाते हैं कि संस्थाओं का भी बहुत विकास इस टाइम में नहीं हो पाया था। यानी सभा और समिति राजनीतिक संस्था होने के साथ भी अब बहुत महत्वशाली नहीं रह गई थी। न्याय व्यवस्था की बात हम करें, न्याय के संदर्भ में हम बातें करें तो हम देखते हैं कि सभा और समिति के न्याय की व्यवस्था में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। इस टाइम हम देखते हैं राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था और इसके साथ ही राजा के उपरांत स्थपति मुख्य न्यायाधीश होता था। ग्रामवादीन शब्द के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि ग्राम का विवाद ग्राम में ही हल कर लिया जाता था और ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। निरपराध सिद्धि के लिए कोई भी अपराधी ने अपराध किया है कि नहीं किया है, उसे जल परीक्षा, विष परीक्षा, अग्नि परीक्षाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता था, जिससे अपराध की सिद्धि पता चल जाती थी। यह उसकी उस टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। टैक्स की बात हम करें, कर व्यवस्था की बात करें तो करों में उत्तर वैदिक काल में नियमित कर, भाग और शुल्क लिया जाता था। इस टाइम में दो महत्वपूर्ण कर थे, भाग और शुल्क। ये दो टैक्स लिए जाते थे जो आय का 1/6वां भाग हुआ करता था। ये नियमित टैक्स था या लोगों से लिया जाता था। कहीं कहीं उसके मापदंड की बात 1/17 भी मिलती है, 16 भी मिलती है। कर अन्न और पशु, कर को जो लेने का जो माध्यम था वह अन्न और पशु दोनों ही रूपों में लिया जाता था, अथर्ववेद में बलिकृत शब्द का उल्लेख मिलता है, अर्थात वैश्यों पर, यानी व्यवस्था में, उस पूरी व्यवस्था में कर का जो टैक्स का जो बोझ था वो वैश्यों पर था। वैश्यों को इसीलिए अनस्य बलिकृत और अनस्य स्याद के नामों से जाना गया। तो इस प्रकार हमारा यह राजनीतिक स्थिति भी इसकी पूरी होती है। अगले सेगमेंट में हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन,
और आर्थिक जीवन पर आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कितना चला? 1 घंटे 15 मिनट। जब पता चलता है कि तो बहुत लंबा हो रहा है तब भाग निकालना पड़ता है, क्योंकि कितना 60 मिनट। हेलो, हाँ सर जी, ये स्टाफ स्टेरिंग कर दिए।